हेलो चिल्ड्रन। तो वर्ब पढ़ने के कंटिन्यूटी में हम लोग कुछ पैटर्न पढ़ रहे थे और पैटर्न 6 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज 7वां पैटर्न देखते हैं। 6 में हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं और किन वर्बों के साथ करते हैं। आज हम लोग देखते हैं पैटर्न 7 में कि वर्ब और इन्फिनिटिव के बीच हम लोग नाउन या प्रोनाउन किस तरह से रखते हैं और किन वर्बों के साथ रखते हैं। तो इस पैटर्न में सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद इन्फिनिटिव। तो जैसे सेंटेंस है आई वॉन्ट यू टू हेल्प, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, यू एक प्रोनाउन और उसके बाद इन्फिनिटिव टू हेल्प आ गया। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट, टू रेस्ट कर सकते हैं या टू टेक रेस्ट भी कर सकते हैं। I allowed Rohit to go. I subject, allowed verb, noun या noun रोहित और उसके बाद एक infinitive to go। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन भी हम कर सकते हैं सेंटेंसों का। और इस पैटर्न में जो वर्ब प्रयुक्त होते हैं, जो वर्ब यूज किए जाते हैं, वो ये हैं। जैसे आस्क है, टेल है, ऑर्डर है, कमांड है, परसूड है, एनकरेज है, अर्ज है, वांट है, विश है, रिक्वेस्ट है, इंटेंड, एक्सपेक्ट, फोर्स, टेम्प्ट, टीच, इनवाइट, हेल्प, वॉर्न, लाइक, लव, हेट, अलाउ, परमिट, रिमाइंड, कॉज और डेयर। इन वर्बों के साथ हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम दूसरा पैटर्न लिखते हैं। हाँ तो बच्चों, पैटर्न 8 देखते हैं। पैटर्न 8 में सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद जिरंड, ये एक स्ट्रक्चर है लिखने का। सब्जेक्ट, वर्ब और जिरंड। जिरंड का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसके अर्थ में नाने नहीं लगता है। जैसे सी स्टार्टेड सिंगिंग, उसने गाना गाना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। ही हैज फिनिश टॉकिंग, उसने बात करना फिनिश कर लिया। आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है। तो जिरंड में हिंदी में जब अर्थ निकालते हैं तो उसके साथ ना नहीं लग जाता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और जिरंड ये एक स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में प्रयुक्त होने वाले जो वर्ब है वो देख लीजिए। बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, फिनिश, एंजॉय, प्रेफर, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड, मिस, सजेस्ट, प्रैक्टिस, ट्राई, अंडरस्टैंड, कीप, हेल्प, एडवाइज, एडमिट, अवॉइड, कंसीडर, डिले, डिनाई, रेस्ट, डिफर, वर्थ, रिस्क, रिग्रेट, एंटिसिपेट। एंटिसिपेट माने पहले से कुछ सोच के रखना। तो ये वर्ब, इन वर्बों के साथ हम लोग जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। इस तरह से हम हर वर्ब को इसलिए पढ़ देते हैं क्योंकि हमारी हैंडराइटिंग जो है हमारे शरीर के डिसबैलेंस होने के कारण ठीक नहीं होती है। तो इसलिए हर वर्ब को मैं पढ़ देता हूँ। पैर में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। तब तक हम इसके आगे का पैटर्न, मतलब 2 पैटर्न और लिखवाएंगे, फिर वर्ब के कुछ रूल लिखवाएंगे। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। 9 देखिए, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड एक ही तरह का देखने में होता है, दोनों में आईएनजी लगते हैं। जैसे आई लव रीडिंग, आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। तो जिस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड की पहचान करनी है जिस वर्ब में, उसका हिंदी में अर्थ समझिए। अगर हिंदी में उसमें ना नहीं आता है उसके अर्थ में, जैसे रीडिंग,
पढ़ना, तब तो हम लोग उसको ये समझते हैं कि ये हमारा जिरंड है। और अगर करते हुए, कुछ करते हुए ऐसा अर्थ आता है तो हम समझते हैं कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे इसका अर्थ देखिए, आई शॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, मैंने उसे देखा पुल पार करते हुए। पुल पार करते हुए, तो क्रॉस करते हुए हमने देखा, तो करते हुए अगर अर्थ आता है तो ये समझ जाइए कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ना लेने का अर्थ देता है तो समझ जाइए कि वो जिरंड है। यही अंतर है पार्टिसिपल और जिरंड में। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने वाला पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन के बाद हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आई हर्ड रोहन शाउटिंग, मैंने रोहन को चिल्लाते हुए देखा या शोर मचाते हुए देखा, सुना, सॉरी। यू केप्ट मी वेटिंग, तुमने मुझे इंतजार करवाया, करवाया। इस तरह का अगर अर्थ आता है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयुक्त होने वाले जो वर्ब हैं ये यहाँ लिखे हुए सी, हियर, स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट और स्टार्ट। इन वर्बों में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल इसके बाद रखते हैं। तो एक पैटर्न और है, उसको भी देख लेते हैं। अभी आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको। पैटर्न 10, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, उसके बाद बेयर या प्लेन इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट टू, इन्फिनेटिव यूज्ड विदाउट टू, उसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं या प्लेन इन्फिनेटिव भी कहते हैं। जैसे आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू टू गो नहीं, आई विल नॉट लेट यू गो। वी मेड हिम फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क नहीं, वी मेड हिम फिनिश द वर्क, वहां पे टू नहीं लगेगा, देयर विल बी बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू। आई बेड द बॉय लीव द रूम, मैंने लड़के को कमरे छोड़ने से मना किया। तो इन्फिनेटिव तो लगेगा लेकिन टू नहीं लगेगा। ऐसा इन वर्बों के साथ होता है, जैसे सी है, वॉच है, नोटिस है, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, मेक, लेट, हेल्प, बिड। बिड मैंने मना करना, बिड का सेकंड और थर्ड फॉर्म बेड होता है। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन और उसके बाद हम लोग प्लेन इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो ये पैटर्न तो खत्म है लगभग। अब जो है हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। यहाँ पे 3 सेंटेंस हमने लिया है, तो 3 सेंटेंसों में 2 सेंटेंस गलत है और 1 सेंटेंस सही है। कैसे, वो बताते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस है, बीइंग इल आई कुड नॉट कम। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट का काम वही सब्जेक्ट करेगा जो कि सेकंड सब्जेक्ट में है। तो यहाँ बीमार मैं ही था और मैं ही नहीं आ सका, तो ठीक है, ये सही है। वह बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम, बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम, बारिश का दिन होने के कारण मैं आ न सका। तो यहां भी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां सब्जेक्ट नहीं है तो यही सब्जेक्ट वहां भी काम कर जाएगा। तो मैं तो नहीं बरस रहा था ना, मैं बारिश नहीं ना था, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहां पे हमको ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर यहां पे हम इट लिख दें, इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम, इसके लिए एक सब्जेक्ट, उपयुक्त सब्जेक्ट दे दे, तब ये सेंटेंस सही होगा। यहां वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, यहां भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो यही सब्जेक्ट यहां भी कैरी करेगा।
तो ये सब्जेक्ट अगर हो जाता है तो माई पेन वॉकिंग अलोंग द रोड, मेरी पेन सड़क पे चल रही थी। तो मेरी पेन तो सड़क पे चल नहीं रही थी, चल तो मैं रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक उपयुक्त सब्जेक्ट देंगे, जैसे वाइल आई वॉज while I was walking along the road my pen fell down। अब ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस सही हो गए। तो इस तरह से इस तरह के सेंटेंसों को लिखने के वक्त हम देखेंगे इस पार्ट का सब्जेक्ट ये सही बैठता है या नहीं बैठता है। अगर नहीं बैठता है तो वहां पे हमको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, जैसे इसमें दिए। तो इस तरह से इन सेंटेंसों का कंस्ट्रक्शन होता है। इस रूल को आप लोग जरूर अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन में गलतियां हमको दिखती नहीं है, लेकिन गलतियां यहाँ छुपी होती हैं और इन्हीं गलतियों को हमें पहचानना पड़ता है। तो फिर आगे देखते हैं कुछ और नियम। यहाँ दूसरा एक नियम देखिए, जैसे ये सेंटेंस हमने लिया है, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली as the model applied her makeup with a practiced hand। लड़कियां इरादतन ध्यान से देखती रहीं जब मॉडल ने अनुभवी हाथों से मेकअप लगवाया। तो यहाँ पे भी एक गलती है, उस गलती को ढूंढें। थोड़ा टाइम देते हैं आपको। तो देखिए गलती यहाँ है, यहाँ गलती है। ये प्रैक्टिस PRACTICISC प्रैक्टिस जो है ये नाउन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए प्रैक्टिस्ड। ओहो, हमने गलती लिख दिया है। ये पहले ये था प्रैक्टिस्ड, अब यहाँ ये गलती है, यहाँ एस होना चाहिए। मतलब किसी नाउन के पहले अगर कोई वर्ब आता है तो वो प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब वर्ब में थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। ये नाउन के पहले अगर कोई वर्ब विशेषण की तरह यूज किया जाता है तो उस वर्ब को हम लोग थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। उसको हम लोग थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन थर्ड फॉर्म है, ये सही है। रिटन डॉक्यूमेंट्स, लिखे हुए दस्तावेज, रिवाइज्ड एडिशन। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म में है सब, क्योंकि सब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आते हैं, नाउन की विशेषता बताने के लिए आते हैं, इसलिए इन वर्बों का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई वर्ब जारी अवस्था में दर्शा रहा है, मतलब कि अभी काम जारी है, तो हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे राइजिंग प्राइस, आजकल सामानों के मूल्य बढ़ रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे राइजिंग प्राइस, उसको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। डेवलपिंग कंट्री, हमारा देश जो है डेवलप कर रहा है, हमारा देश अभी भी डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग अभी भी जारी है, इसलिए डेवलपिंग कंट्री। स्टीमिंग कप ऑफ टी, मतलब चाय के कप से धुआं निकलता हुआ। तो इस तरह से अगर हमारा वर्ब जारी है तो हम लोग आईएनजी फॉर्म के साथ लिखेंगे। अगर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करना है तो थर्ड फॉर्म यूज करना है, ये ध्यान रखेंगे। Sure. अगर क्रिया को नाउन में किया जाए, मतलब नाउन के तरह उनको प्रयोग किया जाए, तो वहां पे हम लोग आईएनजी फॉर्म लिखते हैं या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मतलब या तो जेरंड या तो इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। कहाँ, जब हमको उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना होता है, तो या नाउन के रूप में हमको यूज करना होता है, चाहे सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह।
जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, धूम्रपान करना यहाँ मना है। तो धूम्रपान करना यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग उसमें जिरंड के फॉर्म में यूज किए। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ भी हम लोगों ने आईएनजी अर्थात जिरंड फॉर्म में यूज किया। टू एरर इज ह्यूमन, तो ये इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ। यहाँ भी सब्जेक्ट की तरह हमने एरर को, गलती करना, इसको हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, इसलिए यहाँ पे टू एरर। ऑब्जेक्ट में भी ये प्रयोग हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट के जगह पे अगर इनका यूज होता है तो हम लोग आईएनजी फॉर्म में या इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। अगर वर्ब की विशेषता बतानी है तो वहां हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर सामान्यतः ly से समाप्त होते हैं। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही टॉक्स पोलाइटली, कैसे काम करता है, ईमानदारी से, कैसे बोलता है, पोलाइटली। तो इस तरह से अगर एडवर्ब मतलब वर्ब के साथ एडवर्ब का प्रयोग करना है तो एडवर्ब हम लोग ly वाला लगाएंगे। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमारे सेंसेशन को व्यक्त करते हैं, तो सेंसेशन को व्यक्त करने वाले वर्बों में हम लोग ये नहीं लगाते हैं, उसको बताते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं ly लगा। लेकिन अगर वर्ब हमारी पांचों इंद्रियों से संबंधित हो तो वहां पे एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे ही लुक्स, कैसा, ऑनेस्ट, ही लुक्स ऑनेस्ट, लुक हमारी इंद्रियों से संबंधित वर्ब है, तो ऑनेस्टली का नहीं, वहां पे एडजेक्टिव ऑनेस्ट का प्रयोग करेंगे। ही साउंड्स पोलाइट, साउंड भी हमारा इंद्रियों से संबंधित वर्ब है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, नॉट एडवर्ब ऑफ मैनर। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन कौन से हैं? लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट और फील, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है। और इन वर्ब ऑफ सेंसेशनों को हम लोग एडजेक्टिव से उसको हम क्वालिफाई करते हैं, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर से नहीं। वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा ये कुछ वर्ब है, जैसे बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप माने रहना, मेक, प्रूव, इनको भी एडवर्ब से नहीं बल्कि एडजेक्टिव से ही मॉडिफाई करते हैं। जैसे व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकेम सैड, नॉट सैडली। व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकेम सैड, बिकेम देखिए बिकम का पास्ट टेंस है, बिकम का सेकंड फॉर्म है, तो बिकम के बाद हम लोग सैडली नहीं यूज करेंगे, सैड यूज करेंगे। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा इन वर्बों के साथ भी हम लोग एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर कुछ और वर्ब के नियम पढ़ेंगे, और ये वर्ब के नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेपरों में तरह तरह से ट्विस्ट लाके क्वेश्चनों में इनको पूछा जाता है, इसलिए इन इंपॉर्टेंट रूल्स को आप जरूर देखें और उसको अपने नोटिस में ले आए। सो थैंक्स फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू द important rules of verbs. Thank you.